प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उस विद्वान की, उस भूगोलवेत्ता की जिन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार दिया, भूगोल को एक वैज्ञानिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की। इनका नाम है बर्नहार्ड वॉरेनियस। वॉरेनियस का जन्म 1622 में जर्मनी में हुआ था। दर्शन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान ये सब इनके अध्ययन के विषय थे और इनमें इनका बहुत अधिकार था, इनका कमांड था। इन सब अध्ययनों के द्वारा निश्चित रूप से जब हम भौतिक शास्त्र की बात करेंगे, गणित की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भूगोल के क्षेत्र को, भूगोल की जो सब्जेक्ट मैटर है, जो उसकी विषय वस्तु है, उसको अपने आप में समाहित करते हैं। तो बर्नर्ड वॉरेनियस ने इन शास्त्रों का अध्ययन तो किया ही, लेकिन ये भी सच है कि ये एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता रहे। 1647 में इन्होंने एम्स्टर्डम में ट्यूटर के तौर पर जॉब प्रारंभ किया, नौकरी प्रारंभ की। एम्स्टर्डम, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एक प्रमुख केंद्र था जिसको कि हम कहेंगे कि भूगोल के एटलसेस, मानचित्रावलियाँ और भित्ति मानचित्र, इन सब के प्रकाशन वहाँ से होते थे। तो एम्स्टर्डम भूगोल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, भौगोलिक रिसर्च की दृष्टि से, भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से। और ये भी सच है कि उस समय में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में एम्स्टर्डम बहुत प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। एम्स्टर्डम के इसे जो व्यापारी हैं उनका वस्तुओं के आदान प्रदान, या कहना चाहिए कि वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में जाना होता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया, पैसिफिक ओशन के, प्रशांत महासागर के जो द्वीप थे, और जापान तक यहाँ से मूवमेंट होती थी एम्स्टर्डम से। तो जब इतने पूरे एशिया को क्रॉस करके, पूरे आधे विश्व को क्रॉस कर जब ये आयात निर्यात के लिए मूवमेंट करते थे व्यापारी, तो निश्चित रूप से एम्स्टर्डम एक प्रमुख यातायात केंद्र भी था। और ऐसे में उन जगहों से लोगों का आना और यहाँ से लोगों के वहाँ जाने के कारण, उन जगहों पे जाने के कारण दोनों ही क्षेत्रों की जानकारियाँ बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। इसी वजह से ये एम्स्टर्डम की जो अध्येता थे, जो अध्ययन करता थे, जिनमें वॉरेनियस इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने सारे इन जितने क्षेत्रों की यात्राएं हुई, उन क्षेत्रों की जोग्राफिकल कंडीशंस का ज्ञान प्राप्त किया। व्यापार के लिए कौन से उपयोगी उत्पाद वहाँ पर संभव है, कहाँ पर क्या उत्पाद पैदा होता है, कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, इसकी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। कौन सी वस्तुएं हैं जो आयात निर्यात की में या जो व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसका अध्ययन इन्होंने किया। इसके अलावा जहाँ जिन जिन क्षेत्रों की यात्राएं हुई, उन क्षेत्रों में कौन से नगर विकसित हैं, कौन से बंदरगाह विकसित हैं, और विभिन्न प्रदेशों की जो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य है, उसका अध्ययन भी इन्होंने किया। ये सारी जानकारियाँ इन अध्ययनों के दौरान या इस समय में वॉरेनियस ने कुछ खुद के अनुभव से और कुछ विभिन्न यात्रा वृत्तांतों के आधार पर, विभिन्न जो यात्री थे उनके अनुभवों के आधार पर अर्जित की। और ये सारी जानकारियों को अर्जित कर इन विभिन्न प्रदेशों की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्त परिदृश्य का इन्होंने अध्ययन करने का प्रयास किया। भौतिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल को ये पैरेलल लेकर चले हैं, साथ लेकर चले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसे पहले तक 15वीं शताब्दी तक हमने ये पाया था कि अधिकांश अध्ययन, हालांकि ये सच है कि नियतिवादी अवधारणा जो है वो 18वीं शताब्दी तक भी वैसी ही एग्जिस्ट करती है भूगोल के क्षेत्र में, लेकिन ये भी सच है कि इनसे पहले तक भूगोल के भौतिक पक्ष पर ध्यान ज्यादा दिया गया था। भूगोलवेत्ताओं ने जो अध्ययन किया था वो खगोल शास्त्रीय अध्ययन ज्यादा था, नदियों, पहाड़ों, स्थलाकृतियों का अध्ययन ज्यादा था, ड्रेनेज पैटर्न का, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य का अध्ययन कंपैरेटिवली कम हुआ था या बहुत छोटे छोटे हिस्सों में हुआ था। बाकी ज़्यादा ध्यान नए क्षेत्रों की खोज पर था। नए क्षेत्रों की खोज होने के साथ साथ अक्षांशीय देशांतरीय स्थितियों का निर्धारण, पृथ्वी के मानचित्र, पृथ्वी के संदर्भ में जो संपूर्ण ज्ञान था, भौतिक भूगोल का जो स्वरूप था, पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप था, उसका ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा ज्यादा हुई थी। लेकिन अब वॉरेनियस ने यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल की ओर भी ध्यान देना शुरू किया और विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करना शुरू किया। जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब आप आयात निर्यात की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप आर्थिक परिदृश्य की ओर उन्मुख होते हैं। इन्होंने 1649 में, 1649 में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था डिस्क्रिप्टी रेगनी आयोपनी इट सियाम। सियाम जापान को कहा जाता है। इनकी क्योंकि जर्मनी में थी, जर्मन भाषा में पुस्तक थी, इसलिए इसका नाम एक डिफरेंट तरीके से हम प्रोनाउंस कर पाते हैं, ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन ये पुस्तक जो इन्होंने लिखी, इस पुस्तक में इन्होंने कोशिश की कि
एम्स्टर्डम से लेकर जापान तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इन्होंने अपने इस पुस्तक में समाहित किया। और इन पुस्तकों को इस संपूर्ण ज्ञान को समाहित करने के लिए इन्होंने इस पुस्तक को 5 खंडों में विभक्त किया। पहला खंड जापान के वर्णन को समर्पित था। सियाम जो है वो जापान को कहा जाता था। दूसरा खंड सियाम के विवरण का इन्होंने लैटिन अनुवाद प्रस्तुत किया। एक खंड पूरा इन्होंने इस बात पे दिया कि जो भी सियाम के वर्णन उपलब्ध थे उनका लैटिन अनुवाद इन्होंने प्रस्तुत किया। फिर जापान के धर्मों पर इन्होंने एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया तीसरे खंड में। चौथा खंड अफ्रीका के धर्मों के विवरण को समर्पित है। और 5वां खंड है जिसमें इन्होंने स्थानों और व्यक्तियों के संदर्भ में सरकार और प्रशासन किस प्रकार से कार्य करते हैं, सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली क्या रहती है, उस पर जो भी विवरणात्मक जो जानकारियाँ इनको उपलब्ध थी उनको इन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये 5 खंड इनके जापान, अफ्रीका, इनके जो भौतिक दशाएं हैं, इनकी जो सांस्कृतिक दशाएं हैं, इनके जो धार्मिक स्वरूप है, इनके जो सामाजिक परिदृश्य है और इनका जो सरकारी और प्रशासनिक परिदृश्य है, इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने इन 5 खंडों का की जो रचना की और इन 5 खंडों के लेखन के आधार पर अपने अध्ययन को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। अब वॉरेनियस का अगर हम भूगोल में योगदान की बात करें कि भूगोल में इन सारे कार्यों के द्वारा इन्होंने क्या योगदान दिया, तो एक तो निश्चित रूप से रीजनल ज्योग्राफी में तो इनका योगदान है ही है। जब इन्होंने रीजन्स का वर्णन किया है, रीजनल ज्योग्राफी में इनके योगदान को नहीं नकारा जा सकता। भौतिक परिदृश्यों का चूंकि इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है जिन भी प्रदेशों की बात की है उनके संदर्भ में, इसलिए भौतिक भूगोल में भी इनके योगदान को स्वीकारा जा सकता है। इसके अलावा जहां इन्होंने रिसोर्सेज की बात की है, नगरीकरण की बात की है, लोगों की अर्थव्यवस्थाओं की बात की है, आयात निर्यात की बात की है, तो निश्चित रूप से आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में भी इनके योगदान को स्वीकारना हमारे लिए आवश्यक है। इसके अलावा क्योंकि इन्होंने धर्मों का विवरण बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया है, चाहे वो अफ्रीका के हो चाहे वो जापान के हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ के सांस्कृतिक सामाजिक भूदृश्य पर इनकी बहुत नज़र रही है, इनका इम्पोर्टेंट ध्यान रहा है और उसी के संदर्भ में इन्होंने एनालिटिकल विवरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के क्षेत्र में भी इनकी इस जो योगदान है उसको हमें स्वीकारना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण योगदान वॉरेनियस का मिलता है, इन्होंने खगोल शास्त्र और मानचित्र कला की जो भी तत्कालीन उपलब्ध ज्ञान था, उस समय तक जो भी उपलब्ध ज्ञान था कार्टोग्राफी के क्षेत्र में और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, उसको इन्होंने एक साथ लाकर कंपाइल करने की चेष्टा की। एक साथ उन्होंने लाकर और जितनी भी उनसे रिलेटेड अवधारणाएं, जो भी कंसेप्ट, जो भी थेरीज थी, उनका तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया। तार्किक विश्लेषण का मतलब यह है कि पहले ये होता था कि मतलब वॉरेनियस से पहले जो भी अवधारणाएं स्थापित थी, प्रचलित थी, वो उनमें से कुछ ऐसी थी जो तार्किक रूप से सिद्ध थी, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध थी, कुछ ऐसी थी जो सिद्ध नहीं थी, जिनको सिर्फ कह दिया गया कि ऐसा होता है। इन्होंने उन अवधारणाओं का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया। तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर उपलब्ध जो भी संसाधन थे, जो भी तकनीक थी, जो भी ज्ञान था, उसके आधार पर ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कौन सा सही है एस्पेक्ट और कौन सा गलत है, कौन सी अवधारणा सही साबित होती है, कौन सी गलत साबित होती है। इस बात को इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जा सकता है। इन सारे अब तक की जो स्थापित अवधारणाएं थी उनको वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास वॉरेनियस ने किया। दूसरा एक योगदान इनका माना जाता है कि ज्योग्राफी को इन्होंने जर्नल और स्पेशल में वर्गीकृत किया। ये बहुत बड़ा योगदान है। आगे जब हम भूगोल की दिशा में, भूगोल के विषय क्षेत्र और भूगोल की स्वरूप की दिशा में जब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान वॉरेनियस का है कि पहली बार इन्होंने ये विभाजन किया कि भूगोल स्पेशल होनी चाहिए या जनरल होनी चाहिए। इनका कहना ये था, जनरल का मतलब है जिसको हम बाद में हमने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहा, व्यवस्थित भूगोल कहा, सामान्य भूगोल इन्होंने उसके लिए शब्द प्रस्तुत किया, जनरल ज्योग्राफी। इन्होंने ये कहा कि जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी जिसको इन्होंने स्पेशल ज्योग्राफी कहा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिस ज्ञान को लेकर हमें भूगोल का अध्ययन किया जाना चाहिए। भूगोल के अध्ययन की क्या विधि होनी चाहिए, भूगोल के अध्ययन की क्या उपागम होने चाहिए, उस पर प्रकाश डालने का इन्होंने प्रयास किया। इनके अनुसार जनरल ज्योग्राफी जो है, जिसे हम सामान्य भूगोल या व्यवस्थित भूगोल कहते हैं, वो पृथ्वी को एक यूनिट में मानकर, पृथ्वी को एक इकाई मानती है और उस एक इकाई के रूप में मानकर पृथ्वी पर वितरित विभिन्न जो दशाएं हैं या विभिन्न जो नेचुरल फेनोमेना है, जो कल्चरल फेनोमेना है, उनका अध्ययन प्रस्तुत करती है।
अर्थ एज अ वन यूनिट, एज वन यूनिट। दूसरा इन्होंने कहा कि स्पेशल ज्योग्राफी है। स्पेशल ज्योग्राफी जिसमें हम किसी एक क्षेत्र विशेष का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम बाद में रीजनल ज्योग्राफी कहने लगे। तो व्यवस्थित और रीजनल ज्योग्राफी की जो डायकोटमी है, जो द्वैधता है, जो द्वैतवाद है, उसका जन्म वॉरेनियस से हुआ। यहां से ये बहस शुरू हुई वॉरेनियस के समय से, 17वीं शताब्दी से, कि भूगोल का अध्ययन पृथ्वी को एक इकाई मानकर किया जाना चाहिए या पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त कर और उन प्रदेशों का इंडिविजुअली अध्ययन किया जाना चाहिए। कुछ विद्वान जनरल ज्योग्राफी को ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पृथ्वी एक पूरा यूनिट है और भूगोल का जो टारगेट है, या कहना चाहिए कि भूगोल को हम परिभाषित इस रूप में करते हैं कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वी का विस्तार इतना ज़्यादा है कि पृथ्वी को एक यूनिट मानकर अगर हम अध्ययन करेंगे तो ऐसे में बहुत सी छोटे छोटे जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो छूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत का भी अध्ययन करते हैं तो ओवरऑल पूरे भारत के अध्ययन में राजस्थान का अध्ययन बहुत कम होगा, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स का अध्ययन करना है। और अगर राजस्थान का अध्ययन करने लगे मतलब, और उसमें अलवर का अध्ययन तो और भी कम होगा, अजमेर का, जयपुर का अध्ययन तो और भी कम होगा, और अगर उसको भी कहें तो कोटपुतली और बहरोड का अध्ययन तो और भी कम होगा। कहाँ हम उन सूक्ष्म डिटेल्स तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए रीजनल ज्योग्राफी के जो वकालत करने वाले जो अध्येता हैं वो ये मानते हैं कि प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन ही वास्तव में भूगोल की आत्मा तक पहुंचता है, विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। और यहीं से इसी वॉरेनियस के जो जर्नल और स्पेशल ज्योग्राफी का जो वर्गीकरण था, यहीं से ये अवधारणा सामने आई कि यहीं से बाद में यह अवधारणा डेवलप हुई कि अध्ययन मैक्रो, मेसो, माइक्रो लेवल पर किया जा सकता है। भूगोल का अध्ययन भी मेसो, मैक्रो और माइक्रो लेवल पर कर पाना संभव है, बल्कि किया जाना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान वोरेनियस का भूगोल के क्षेत्र में रहा, जहां से इस द्वैतवाद की शुरुआत हुई। इसको हम डिटेल में वोरेनियस के अध्ययन को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय और संसाधन की सीमा है। थैंक यू।